ओवैसी की ताकत सीमांचल के अंदर किस कदर बढ़ चुकी है, एआईएमआईएम की ताकत सीमांचल के अंदर कितनी बढ़ चुकी है, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी एआईएमआईएम को किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, ये कई तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। क्या यही एक बौखलाहट है जो अब धमकी देने पर उतारू हो गए? किसने धमकी दी? एक ऐसे वक्त में जब हाल ही में दुलार चंद यादव के हत्याकांड पर एनडीए का प्रत्याशी घिरा हुआ है। वो तमाम बयानवीर जो बिहार में आकर बता रहे थे यहां तो मंगल राज है, उन्होंने चुप्पी साध ली है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी को किसने धमकी दे डाली? क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी को मंच पर खड़े होकर यह कहना पड़ा कि आज से तकरीबन 1.5-2 बरस पहले भी उन पर गोलियां चलाई गई थी, तब वो नहीं डरे तो आज कैसे डर जाएंगे? आखिरकार ये बयान क्यों दिया? यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा उनके इस बयान के बाद कैसे कौन कौन से नेता घिरते नजर आ रहे हैं, कैसे वो बागी एआईएमआईएम के विधायक जो आरजेडी में चले गए थे उनको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, और जेडीयू को लेकर क्या कह दिया गया एआईएमआईएम की तरफ से, और क्या वाकई जो आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच वाकई अब टाई अप होने जा रहा है? देखिएगा खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह बयान सुनिए, आज का बहुत बड़ा बयान है ऐसे वक्त में जब दुलारचंद हत्याकांड से पहले से ही बिहार की जो सियासी गलियारा है वो गरमाया हुआ है। इन सब के बीच अगर ये बयान असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, किसने दी धमकी, जानना बहुत जरूरी है। सुनिए। मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अराकीन को धमकी दी जा रही है। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ चेता दिया कि धमकी देने से कुछ नहीं होगा। यह धमकी दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है धमकी? लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीतिए, जनता से आप वादे करते हैं, नौकरियां ले लो, 10,000 रुपए ले लो, महिलाओं ये ले लो। बिहार एकदम याद आता है कि अभी अभी 11 बरस से हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अभी अभी उन्हें याद आता है कि मैं तो छठ मैया के गाने रोज सुबह और शाम को सुनता हूं। वैसे याद नहीं आया, आपने कब सुना आखिरी बार कि छठ मैया के गाने नरेंद्र मोदी साहब सुनते थे? अचानक बिहार चुनाव में याद आ गया कि वो तो छठ मैया के गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं उनका। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा ना, अचानक से याद आता है। और बाद में क्या कहते हैं, छठ मैया का अपमान कर दिया कांग्रेस ने। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति ऐसी बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी को किसने धमकी दी है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जिक्र उन्होंने मन से ऐसे किया नहीं। लेकिन अब जरा जनता दल यूनाइटेड की परतें उधेड़ते हुए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष सुनिए। तीर का निशान लेकर आया है, और वो तीर का निशान कौन है? वही है जो बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले और वक्त की जायदाद को तबाह करने वाले नीतीश कुमार हैं। अगर वक्त के इस काले कानून की हिमायत नीतीश कुमार नहीं करते, ये काला कानून पास नहीं होता। हिंदुस्तान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मालो असबाब लूटे गए, कल कारखाने तबाह किए गए। अब हमारी ईमान पर भी हमला होता है। इससे मुराद है मस्जिदें हम इबादत के लिए, मदरसे दीनी तालीम के लिए, कब्रिस्तान मुर्दों के दफनाने के लिए। अब ये चाहते हैं कि हमारा ईमान भी बाकी नहीं रहे, हमारे मस्जिदों पर कब्जा करने, कब्रिस्तानों को उजाड़ने और मदरसों को ताला बंदी करने का कानून बनाने वाला ये नीतीश कुमार आज आ रहा है, उनका जासूस बनकर सभा सफर आया है। गैरत की बात करो, बिरादरी की बात करो। तो जनता दल यूनाइटेड का खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए संदेश भिजवाया गया है एआईएमआईएम की तरफ से। अब इसे जरा थोड़ा व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है। क्यों एआईएमआईएम, क्यों ये बात कही जा रही है एआईएमआईएम की तरफ से? दरअसल मैंने थोड़े दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी और मैंने बताया था 2 गठबंधन है, बड़े गठबंधन है, तो ये मोर्चा भी इनका एआईएमआईएम का, लेकिन 2 बड़े गठबंधन है, महागठबंधन और एक एनडीए। मैंने तब भी कहा था किंग मेकर जब बनकर निकलेंगे एआईएमआईएम तो महागठबंधन और एनडीए दोनों को जरूरत पड़ेगी इस मोर्चे की। और अकेले एआईएमआईएम की जिक्र नहीं करता, आजाद समाज पार्टी भी है चंद्रशेखर की, वो और इनके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर की पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी, इन तीनों की पार्टियों का जो मोर्चा है ये किंग मेकर बनने जा रहा है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। अब मसला यह है कि 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाई कि तेजस्वी यादव ओवैसी पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि चुनाव के दौर में ये गलती तो हो गई, लेकिन अगर वो गलती हुई है और इस समय अगर बैकफुट पर अभी हम आए
तो इसका असर भी पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट। इसलिए वो बैकफुट पर तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ उन्होंने एक तरीके से हरी झंडी दिखा दी है कि जो किया जा रहा है करते रहने दिया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद उन्हें भी पता है कि एनडीए के साथ जाना ओवैसी का इतना आसान नहीं है। बीजेपी चूंकि उसमें है तो किसी भी कीमत पर नहीं। इसीलिए आप देखिए तेजस्वी यादव कभी ओवैसी पर नहीं बोलते। मैंने एक दिन पहले ही खबर आपको दिखाई थी कि कैसे चिराग पासवान, कैसे राजीव ललन सिंह ये ओवैसी को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बीजेपी को फर्क इससे पड़े ना पड़े, लेकिन हाँ एलजेपीआर और जेडीयू को इससे फर्क पड़ेगा। और जेडीयू को लेकर पर्दा खोलते हुए अख्तर उल इमान है। वहीं देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। इन्होंने बताया है कि जो बागी विधायक है वो अगर क्या करते तो कैसे बचते, उनको जरा सुनिए। 5 साल बाद क्या हुआ? रो रहे, टिकट तो नहीं पाए हैं? अब यही आप एमआईएम में रहे होते, राजा बन के रहते था। आप एक बात बोलते करोड़ों लोग सुनते। 1.5 साल एमआईएम में साल भर रहने के बाद 3-4 साल तक रहे, सदन में कौन आवाज उठाए कोई जान तक नहीं पाया। और वहीं अख्तर साहब को देख लीजिए। तो अख्तर उल ईमान की बात कर रहे हैं कि लगातार वो एआईएमआईएम के साथ ही जुड़े रहे। वो चाहते तो वो भी साथ जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। कम से कम लोग बात सुनना चाहते। देखिए एआईएमआईएम का कार्यकर्ता ही नहीं, मुस्लिम जो कार्यकर्ता है वो समझ रहा है कि मसला ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को हराना, मसला ये नहीं है कि हमारा जो प्रतिद्वंदी कौन है, मसला ये भी है कि अपने ही कौम के अंदर वो लोग कौन है जो बीजेपी को सहयोग करने वाली पार्टियों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो जीतते तो एआईएमआईएम की टिकट पर है, लेकिन मौका परस्ती इतनी करते हैं कि आरजेडी के साथ चले जाते हैं। इन्हें पहचानने की जरूरत है। इसीलिए ही चिराग पासवान ने हाल में एक बयान दे डाला था, तब भी मैंने कहा था, वो याद दिला रहे थे एआईएमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी को। वो बता रहे थे कि आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे, जीत भी जाएंगे तो आपके विधायक आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये बात तो अच्छी कही, लेकिन मैं तब भी कहा था, याद करिए लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक भी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में गए थे और आज आप जेडीयू के साथ खड़े हुए हैं। तो नैतिकता दूसरों को सिखाने से पहले खुद भी सीखनी चाहिए। खैर, इन सब के बीच एक खबर क्या है, एआईएमआईएम सरकार बनाने के लिए एनडीए को सपोर्ट नहीं करेगी, जब भी करेगी महागठबंधन को ही करेगी। क्यों कहा जा रहा है? मुसलमानों के हाथों में 2 लड्डू आ सकते हैं, एक अपनी कयादत खड़ी होगी यानी एआईएमआईएम के जरिए, दूसरी बीजेपी को रोक भी सकती है। महागठबंधन से सानी भागकर भाजपा के साथ जा सकते हैं, जनस्वराज भाजपा को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए सरकार बदलने के नाम पर वोट देना है तो भी एआईएमआईएम को वोट दो भाइयों, ऐसी अपील करते हुए ये नजर आते हैं। लेकिन इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा वो देखा जाएगा। खैर, सबसे पहले इसको देखिए। मकसद ये है कि आप जो कह रहे हैं यहाँ बीजेपी की टीम एमआईएम है, आप 10 साल से बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर जगह जी हाँ, मैं ऐसे ही नेताओं का जिक्र कर रहा था। ये मोदी के मास्टर है। कोचाधामन विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद। 15 साल बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, फिर अचानक से आरजेडी में जाते हैं। मास्टर मुजाहिद सेक्युलर हो गए और पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो बौखला गए। यह आरजेडी की मैं आज भी गलती बता रहा हूं, कामरान का जिक्र करता हूं, मैं मास्टर मुजाहिद का जिक्र कर रहा हूं। कामरान और मास्टर मुजाहिद में अंतर देखिएगा। कामरान सिटिंग विधायक, उनकी टिकट सिर्फ इसलिए काटी गई क्योंकि पिछली दफा जेडीयू की जो प्रत्याशी थी वो अब आरजेडी में आ गई हैं, उनको टिकट दे दी गई। अब ऐसे मास्टर मुजाहिद जैसे लोगों पर दाव लगाया आरजेडी ने, कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।